Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3 of Block 2 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. We are going to divide this unit into two parts as we have been doing since we started this subject. So the pink highlighted portion will be covered today in part 1 and green highlighted will be covered in part 2. So a link of these videos you will get in the description section, so kindly check the description section. So आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिट 3 का वो है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरल फैक्टर्स. सो आज हम डाइवर्सिटी को समझेंगे और उसको कैसे मैनेजर्स फेस करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे. तो पहली चीज़ जो समझने की है वो है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस. डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? हम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जब टर्म यूज़ करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में क्या आता है, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, सो आप इसको अच्छे से तैयार करना. सो ये सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. जब हम एम्प्लॉयज जितने वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज वाइज, जेंडर, एथनिक हेरिटेज, फिजिकल एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इसके अलावा लैंग्वेज आ गया, बाकी जो बिलीव सिस्टम हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये वाली चीज़ें भी आ जाएंगी. तो इनके बेसिस पे जब हम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस में उनको कैरेक्टराइज कर देते हैं एम्प्लॉयज को, तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. सो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को हम कल्चरल डाइवर्सिटी या कल्चरल वैरायटी के नाम से भी जानते हैं. सो इसमें जैसे मैंने बताया कि हम जेंडर, रेस, एथनिसिटी, इन सबका कंपोजिशन होती है वर्क फोर्स में. जब इनमें डिफरेंसेस या हम सिमिलैरिटीज देखते हैं तो मैनेजर को ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इनको डील कैसा किया जाए इन एम्प्लॉयज को, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे या फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे. डाइवर्सिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है एम्प्लॉयज को, उनका किस तरह से वो वर्क को देखते हैं, अपने रिवार्ड के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, किस तरह की वो प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं. ये सब डाइवर्सिटी के अंदर आता है कि एम्प्लॉयज़ का कैसा बिहेवियर है. डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग होंगे, डिफरेंट तरीके से सोचेंगे डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़ा, जैसे एज, जेंडर, ये सब. सो ये मैनेजर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए. ये उनको अपॉर्चुनिटी तो देता है लेकिन डिफ़िकल्टी भी देता है मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में. इसमें दो टर्म्स और आ रहे हैं, एक है स्टीरियोटाइप और एक होता है प्रीजुडिस. स्टीरियोटाइप होता है जब हम किसी पर्सन को जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ अ पर्सन. दैट मीन्स वो जिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है हम उसी के नाम से उसको पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं, और हम उनके उस पर्टिकुलर एज, रेस या फिर जेंडर का कुछ बिलीफ सिस्टम है तो हम उसको उसी ग्रुप्स का जैसा बिलीफ सिस्टम है उससे को रिलेट करना शुरू कर देते हैं, है ना. सो डिफरेंट जैसे जेंडर में ही देखें, फीमेल्स मेल्स में, तो फीमेल्स में हम जनरली बोलते हैं कि दे आर सुपरस्टिशियस, तो उसको एक स्टीरियोटाइप है ये टर्म कि सुपरस्टिशियस है. ऐसा होता तो नहीं है जनरली, लेकिन जब आपने उनको कैटेगराइज कर दिया है ना, आपने स्टीरियोटाइप एक डाल दिया उनके ऊपर, जबरदस्ती का उनके ऊपर एक टैग डाल दिया. सो ये स्टीरियोटाइपिंग देखने के लिए मिलती है. रेस को देख के भी नॉर्थ ईस्टर्न जैसे स्टेट के जो होते हैं उनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बोली जाती हैं जो बहुत इंसल्टिंग होती है, हैरासिंग होती है, जो नहीं करना चाहिए बट किया जाता है. सो वो एक स्टीरियोटाइप में हम डाल देते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं. नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये क्या है, ये स्टीरियोटाइपिंग है कि साउथ इंडियन लोगों का ये बिलीफ सिस्टम है, वो लोग ये ऐसा करते हैं, है ना. तो जब हमने लोग टर्म यूज कर लिया मतलब हमने स्टीरियोटाइप कर दिया उनको. सो हमने इंडिविजुअली उस इंसान को उठा के नहीं देखा कि वो कैसा है. सो ये स्टीरियोटाइपिंग एक डेंजरस सिचुएशन है, एक मैनेजर के लिए बड़ी ऐसी चीज हो जाती है जो वो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको स्टीरियोटाइपिंग नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में, और कभी जज नहीं करना चाहिए किसी को इसके बेसिस पे. अगेन स्टीरियोटाइपिंग से फिर प्रीजुडिस भी होता है. प्रीजुडिस मतलब भेदभाव करना. आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, किसी को कम इंपॉर्टेंस देते हो, जो आपको पसंद नहीं, आप बायस हो जाते हो कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग नहीं पसंद है तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हो. तो वो जजमेंट्स आने लगते हैं लोगों को लेकर, एंड इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी लेवल पे डाल देते हैं. जैसे हाई फाइनेंशियल स्टेटस के लोग हैं तो आप हमेशा उनको इज्जत से देखोगे, आप उनकी हरकतों को भी माफ़ कर दोगे, लेकिन वही सेम चीज़ किसी ने लो फाइनेंशियल
स्टेटस के पर्सन ने किया तो आप उसके ऊपर उंगली उठाओगे, उसको ब्लेम करोगे। तो ये प्रीजुडिस की कैटेगरी में आता है कि दोनों ने गलती की लेकिन आपने किसको ज्यादा सजा दी, जो कमजोर आपको दिखा, तो ये प्रीजुडिस हो गया। तो इस तरह की चीजें मैनेजर को ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहीं वो इस तरह की चीजें तो नहीं कर रहा दूसरों के साथ। एंड ये बहुत डेंजरस हो जाता है मैनेजर के लिए जब वो जॉब डिस्क्रिप्शन, रिवार्ड सिस्टम या पॉलिसीज बनाता है, तो इन चीज़ों को उसको कंसीडर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। नाउ रीजंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हो भी क्यों रही है, क्या ज़रूरत है, क्यों वर्क फोर्स में इतना चेंज आता जा रहा है। रीजन बीइंग, तो ये यहाँ पे इन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें इन्होंने बताया इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने ये 5 चीज़ें बताई हैं। तो हम वन बाय वन समझेंगे, जैसे चेंजिंग वर्कफोर्स, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, एथनिसिटी, एजुकेशन, then legislation and lawsuit, then rapidly growing increase in international business, competitive pressure, and then recognition and desire for diverse viewpoints। इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको फ्लो चार्ट बना हुआ दिख रहा है, जहाँ पे लिस्टिंग दिख रही है, दैट मीन्स वो ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लेना। चेंजिंग डेमोग्राफिक्स क्या है, मतलब कि एज, जेंडर, एथनिक ग्रुप्स, एथनिक माइनॉरिटीज, ये सब वर्कफोर्स में दिखाई देती है। इनके अपने जो ट्रेडिशंस हैं वो इनको कैरी करके लाते हैं, है ना, सबके अपने अपने ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, कल्चर अलग अलग है। सो ये अपने साथ जब भी आते हैं तो वो साथ में लेके आते हैं। जब वो जॉब करने आ रहे हैं तो उनकी एक ही इंटेंशन होती है, पैसा कमाना, अपनी फैमिली की टेक केयर करना, उनके माइंड में ये होता है। लेकिन जब वो वर्क प्लेस पे आते हैं तो काम की क्वालिटी वो वही देते हैं जो बाकी लोग देते हैं, चाहे किसी भी रेस्पेक्ट में वो डिफरेंट हो एक दूसरे के। सो पॉलिसीज ऐसी बनाना ज़रूरी है जो सबके फेवर में हो, उनके व्यू पॉइंट को रखते हुए उनके फेवर में हो। सेकंड, एक तो ये है कि ये चीज़ें होती हैं कि वो डेमोग्राफिक्स में चेंजेस दिखाई देंगे। देन कंपनी की ब्रांचेस अलग अलग जगह पे होंगी, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अलग अलग भी होंगे, एंड देन प्रोजेक्ट के सिलसिले में मूव भी करेंगे। लेजिस्लेशन एंड लॉ सूट के बारे में बात करेंगे। कई कंट्रीज ने ऐसे लॉज पास कर दिए हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करता है एम्प्लॉयज के बीच में, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करता है, प्रोवाइड करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और कहीं डिफ्रेंसिएशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, एथनिसिटी। सो ऑर्गेनाइजेशंस इस पे लीगली एक्ट करती हैं अगर कुछ ऐसा रूल ब्रेकिंग दिखाई देती है उनको। इनको एकोमोडेट करना वर्क प्लेस पे एक लीगल वर्क हो गया है। सो लॉ की वजह से कंपनीज में डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स से भी लोग शामिल होते हैं। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कंपनीज जो हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, जगह जगह पे अपने ब्रांचेस खोल रही हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ के लोग ज़्यादा काम करेंगे एज कम्पेयर टू जहाँ की वो कंपनी है। सो उन सबको एकोमोडेट करना ज़रूरी है, डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम और सोशल नॉर्म्स को देखते हुए। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, अब अगर कंपनीज डिफरेंट ग्रुप के लोगों को अपनी कंपनी में डाइवर्स वर्कफोर्स रखती है तो एक फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि उनको चांस होती है मार्केट को समझने की, ये पता लगाने की कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि सब अपने तरीके से सोचते हैं, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। तो जब डाइवर्स व्यू पॉइंट्स होंगे तो उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने और सर्विसेज देने की अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। नाउ डिजायर फॉर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, जैसा ऊपर पॉइंट में दिया है उसी को ही आगे कंटिन्यू किया हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी को मिलती है, प्रोडक्ट्स बेटर बन सकते हैं, सर्विसेज बेटर हो सकती है सबके व्यू पॉइंट को सुन के। एंड देन ये एक टर्म आया यहाँ पे सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो जब कंपनी अपना रेपुटेशन ऐसे बनाता है कि वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, दैट मीन्स दे आर इन्वाइटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो अलग अलग डेमोग्राफिक एरिया से इन्वाइट कर रही है, तो उससे कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, उनको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है मार्केट में। सो डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं, उसको वैल्यू करते हैं और बेटर प्रोडक्ट तो देते ही है, साथ में रिच वर्क कल्चर भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी। सो इसमें कौन कौन से कैटेगरी है उसके बारे में तो हम समझेंगे, जैसे कि प्राइमरी डायमेंशन एंड सेकेंडरी डायमेंशन, 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। जो प्राइमरी डायमेंशन है वो क्या क्या है, एज, जेंडर, एथनिसिटी, एजुकेशन, ये सब। तो कंपनी में आपने देखा होगा लोग कम एज के भी काम कर रहे हैं, अर्ली 20s में जो है, और जो 60s के हो रहे हैं वो भी काम कर रहे होते हैं।
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज सच कोई रिटायरमेंट का मैंडेटरी एज नहीं होती, तो 60 को क्रॉस करने वाले भी काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर ये डाइवर्स वर्कफोर्स है तो उनकी नीड्स भी अलग अलग होंगी, वो जॉब को किसी और तरीके से देखेंगे, रिवार्ड को किसी और तरीके से परसीव करेंगे। ओल्डर एज के होंगे वो अलग तरीके से करेंगे। एज के बेसिस पे कंपनीज उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। सो इन्होंने यहाँ पे हमें क्या टॉपिक दिया था, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस ऑफ द डाइवर्सिटी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे एज है एक डाइवर्सिटी, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने समझा, है ना, क्या क्या उसमें डायमेंशंस है वो हमने समझा। सिमिलरली अब हम जेंडर के बारे में समझेंगे। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, है ना, एंड बाकी जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। तो जो जेंडर्स हैं उनके भी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। आप तो जो लेडीज़ हैं वो भी जॉब वर्क फोर्स में आने लगी हैं, क्योंकि वो इक्वली एजुकेटेड है एज मेन, है ना, वेमेन भी उतनी एजुकेटेड है। सो वर्क फोर्स में आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में 50% लेडीज़ भी आज की डेट में काम कर रही हैं। और अगेन ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा उनके साथ। सो दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसी में ही आता है। पहला आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और दूसरा आता है ग्लास सीलिंग इफेक्ट। नाउ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कंसेप्ट, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेन एंड विमेन अगर सेम तरह का वर्क कर रहे हैं तो उनको सेम सैलरी भी देनी चाहिए। फिर बहुत सारी कंट्रीज ने एक लॉ भी पास कर दिया है जिसमें ये स्ट्रांगली डाला गया है कि अगर दोनों जने सेम तरह का काम कर रहे हैं तो सेम पेमेंट भी मिलना चाहिए। दूसरा टर्म था ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ये ऐसे हैं जो 3 मार्कर में आ सकते हैं। ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि प्रमोशन से प्रिवेंट किया जाता है, उनको टॉप लेवल पे पहुंचने ही नहीं दिया जाता। इवन हैविंग द सेम एक्सपीरियंस, सेम परफॉर्मेंस, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता मैनेजमेंट पोजीशंस में। और विमेन जो है वो प्रोग्रेस इसीलिए नहीं कर पाती एक लेवल के बाद, एक सीनियरिटी लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ पाती ऑर्गेनाइजेशन में। तो ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब यही है कि उनको क्रॉस करके आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। सो वो कैसे उसको कम किया जाए ये भी मैनेजर्स को देखना पड़ेगा। नाउ एथनिसिटी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफ कोर्स ग्लोबल होते जा रहे हैं, तो यानी कि बहुत सारे डिफरेंट रेसेस के लोग कंपनी में काम करेंगे, डिफरेंट ग्रेटर डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। तो मैनेजर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो कैसे इन एथनिक फैक्टर्स को कंसीडर करे, कैसे टर्म्स एंड पॉलिसीज बनाए और कैसे उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे सो दैट उनका पेमेंट एंड प्रमोशन इंश्योर किया जाए, लोग जो हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए एथनिक ओरिजिन को कंसीडर ना करते हुए। फिर उनको इंक्लूसिवनेस की फीलिंग आए, कल्चर ऐसा कल्चर क्रिएट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उनको लगे कि इंक्लूसिव है कल्चर एंड सपोर्टेड फील करे, कंफर्टेबल फील करे। नाउ कमिंग टू एजुकेशन, अगेन डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लोग ऑफिस में काम करते हैं, अलग अलग एजुकेशनल लेवल होता है, जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स भी काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि न्यू टेक्नोलॉजी जैसी आ गई, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का है, अगर उसके वर्क प्लेस पे न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है तो उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको कॉम्पिटेंट बना जाए, उनमें स्किल आइडेंटिफाई की जाए कि क्या है और क्या कमी है, एंड फिर ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए जाए, डिज़ाइन किए जाए जो उनको आगे फर्दर मोर स्किल्ड एंड डेवलप कर सके। बाकी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो मैटर करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, सेक्सुअलिटी हो गई, डिसेबिलिटीज़ हो गई। देन इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन सारे डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, ऐसा कल्चर क्रिएट करता है जो इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता हो, एम्ब्रेस करता हो, और ये ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज की ही बात होती है अगर ऐसा करता है। ना सेकेंडरी डायमेंशन की अगर बात करें डाइवर्सिटी, जैसे मैंने जब शुरू किया था ये टॉपिक तब मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें 2 डायमेंशंस बताए थे, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में तो हमारे में एज आ गया, जेंडर, एथनिसिटी, एजुकेशन, ये सारे आ गए। सेकेंडरी में क्या क्या आएगा वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो एम्प्लॉयज़ के लाइफ में दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो आते हैं, और कुछ एक्सटेंट तक उसका किस तरह से दूसरों के साथ इंटरेक्शन रहेगा वो ये सेकेंडरी फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। सो वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं और सेकेंडरी कम परमानेंट होते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि परमानेंट नहीं होते सेकेंडरी, लेकिन ये कम परमानेंट होते हैं एंड ये चेंज भी हो सकते हैं। इसमें सेकेंडरी फैक्टर्स पे इंसान अडेप्ट भी कर लेता है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, जोग्राफिकल लोकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजियस बिलीफ, मिलिट्री एक्सपीरियंसेस, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंसान अडेप्ट कर सकता है और ये टाइम के साथ
चीज़ें चेंज भी होने लगती हैं। तो जो सेकेंडरी एक्सपीरियंसेस होते हैं ये वेरी करेंगे लाइफ में, आप कौन सी स्टेज पे हो। जैसे कि एक इन्होंने एग्जांपल दिया है मैरिड पर्सन का, जिसके बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स वो ट्रैवल करना पसंद नहीं करेगा, उसके लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन जो सिंगल है उसको मजा आएगा इसको करने में। द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि उससे पहले क्या होता था। अभी तो चलो डाइवर्सिटी है, हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट पहले क्या होता था। बहुत सालों पहले ऑर्गेनाइजेशन जो होता था उसमें फिक्स्ड कल्चर होता था, क्योंकि एक तरह के एम्प्लॉयज ज़्यादा होते थे और एक जो एग्जिस्टिंग कल्चर था उसी को ही वैल्यू देना पड़ता था, वही वैल्यू सिस्टम बन जाता था ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब एक यूनिफॉर्मिटी थी, एक रूल सेट किए गए, उसको सब फॉलो करेंगे, लाइक दैट। सो जो एम्प्लॉयज होते थे, जो थोड़े डिफरेंट होते थे, वो अपने आप को फिट करना पड़ता था, उनको अपने आप को चेंज करना पड़ता था एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये वो प्रोसेस है जहां पे माइनॉरिटी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है डोमिनेंट ग्रुप के वेज में ढलने के लिए। जैसा डोमिनेंट ग्रुप कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, माइनॉरिटी वालों को भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एसिमिलेशन तब होता है जब लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से तो आए हैं, उनको हायर तो किया गया है, लेकिन उनको मोल्ड कर दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसी में ही तुम्हें उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंग्लिश ओनली पॉलिसी डाली है, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश बोलना है। मान लो कोई ऐसा वर्कफोर्स में इंसान आया है जो माइनॉरिटी ग्रुप से है, उसको इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली, या कोई और फैक्टर्स है, या उसके कल्चर में इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। अब वर्क प्लेस में अगर इंग्लिश ओनली पॉलिसी है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। उस ऑर्गेनाइजेशन को काम से मतलब है या लैंग्वेज से मतलब है ना। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं कई बारी वेलकम नहीं की जाती हैं। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जब भी वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करते हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो वो डोमिनेंट ग्रुप के अकॉर्डिंगली फिर चलाते थे। पहले की बात कर रहे हैं जहाँ पे एसिमिलेशन वाला कल्चर था। सो डोमिनेंट ग्रुप जनरली जो थे वो मेजॉरिटी कंपोजिशन के लोग हो गए। सो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम इन्होंने एक एग्जांपल अगेन दिया है जर्मनी का। सपोज ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी से है, तो वहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप क्या हो गया, जर्मन्स का हो गया। तो डोमिनेंट ग्रुप जो है वो उस वर्कफोर्स को रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा। सो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो डोमिनेंट ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, वो इग्नोर्ड हो जाएंगे, इग्नोर किया जाएगा उनको, या वो इग्नोर फील करेंगे। लेट 1970s में जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डाइवर्स होने लगे, तो सारे एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते थे उनको कंसीडर करने लगे हम उसमें। अब डाइवर्सिटी वाला कल्चर आने लगा। सो अगर जो लेसर क्वांटिटी या माइनॉरिटी में जो एम्प्लॉयज़ थे उनको अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो वो इनप्रैक्टिकल बात है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उसका वो किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहा है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो एक पर्सन के लिए वर्क कर रही है वो दूसरे पर्सन के लिए वर्क करेगी। दैट इज़ वाई एम्प्लॉयज़ जो है वो स्लो हो जाते हैं। अगर उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करने के लिए ज़बरदस्ती बोला जाए तो वो बहुत स्लो होते हैं, चेंज बहुत धीरे धीरे आता है, और कुछ रेजिस्टेंस भी शो करते हैं एम्प्लॉयज़ की भाई हम क्यों चेंज हो, हम काम करने आए हैं, हम चेंज होने थोड़ी ना आए हैं। सो इसीलिए डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसिटी है, उसको एम्ब्रेस करना ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसिटी है। सो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है अगर ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है। सो इसकी एडवांटेज ले सकता है। टैलेंट्स, पर्सपेक्टिव्स, बैकग्राउंड्स जहाँ से भी एम्प्लॉयज़ आए हैं उनकी व्यू पॉइंट हम सुन सकते हैं। सो अगर हम डाइवर्सिटी को वैल्यू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी ही मिलेगी। सो यहाँ पे इन्होंने एक टर्म दिया है वैल्यूइंग डाइवर्सिटी मीन्स। इसका मतलब होता है ट्रूली डाइवर्सिटी को वैल्यू करना, जो भी डिफरेंसेस है उनको टॉलरेट करना वर्क प्लेस में, उसको एनकरेज करना उस डिफरेंस को, और उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना। ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगी तो उसको यूटिलाइज कर पाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएगी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पॉसिबल है। जब ऑर्गेनाइजेशन में इतनी रिचनेस आएगी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव की, तो ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलेगा कंपनी को, और न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे, न्यू मार्केट्स ओपन हो जाएंगे, सर्विसेज जो हैं उसको और ज़्यादा बेटर कर पाएगी कंपनी। सो इसलिए डाइवर्सिटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। अगेन
इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं जब ऐसा होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक दूसरे को वैल्यू करना सीख जाते हैं, उनको एक दूसरे की नीड के बारे में पता होता है। तो डाइवर्सिटी जब आती है तो उनकी ट्रेनिंग भी होती है, एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है कि किस तरह से हैंडल करना है डाइवर्सिटी को, और ये एक बेटर टीम वर्क की तरह काम करना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उनको अपॉर्चुनिटी दी है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 2 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।